हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई भी रिएक्शंस के अंदर ऐसा हो जाएगा तब मेटल, जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती है एंड दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, तभी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। आज हम लोग आगे दो और बॉन्ड पढ़ेंगे। पहला बॉन्ड है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड एंड दूसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी दो एटम जब इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तब जाके वो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है और उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की बात करें। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम due to mutual sharing of electrons is called covalent bond। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं बेटा? बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है उससे हम लोग क्या नेम देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड नेम देंगे। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल देखें तो जैसे मेरे पास है H2। अब H2 जिसे बोलते हैं हम लोग डाइहाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोजन। आप सबको पता है कि इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज्वाइंट है। अब यहां पर जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड यहां पर बेटा ध्यान रखना, हाइड्रोजन या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डॉट या फिर क्रॉस का यूज करेंगे। हम डॉट करेंगे या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट या क्रॉस और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते, वो सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन है पहला, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो अब शेयरिंग के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे और ये हाइड्रोजन के भी ये दोनों हाइड्रोजन गिने जाएंगे। जैसे कि कोई भी एक बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहा है तो वो बिजनेस का ऑनर कौन है? तो जितने पार्टनर्स है वो सारे बोलेंगे कि मैं इस बिजनेस का ऑनर हूं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? कहने का मतलब यहां पर शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, तो शेयरिंग होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? तो आपको ध्यान ये रखना है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। और कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। दो इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड फॉर्म होता है, ये दिमाग में रखना। स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए ये बात हो गई हाइड्रोजन की। अब मेरा सवाल ये है कि हाइड्रोजन के पास 1s1 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, दैट मींस इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो इसने शेयरिंग करी क्यों? रीजन क्या है? शेयरिंग करने से बेनिफिट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल हो रहा है। जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो वो डबलेट फॉर्म कर रहा है। देख लो, दो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक की जगह दो इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं तो वो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। डबलेट या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। एंड यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसकी जगह डबलेट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी।
एंड कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने का ट्राई करता है। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हम लोग Cl2 का, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरीन। अब डाइक्लोरीन, तो मुझे ये बताइए कि क्लोरीन कौन से नंबर का एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर कौन सा क्लोरीन का? 17। एंड जब 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो आउटर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? वेरी गुड, 7। हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये एक सिंगल क्लोरीन है जिसके पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर मैं एक दूसरा क्लोरीन लिख रहा हूं, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को मैं शेयर करवा रहा हूं। अब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को ही क्यों शेयर करवा रहा हूं? इसके पीछे रीजन आपको पता चलना चाहिए कि 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 में एक ऐड होगा तो ऑक्टेट हो जाएगी। तो ऑक्टेट करने के लिए उसे क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के भी गिने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास भी काउंट होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहां पर 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई एंड यहां पर क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन फॉर्म हो गया। बात समझ आ रही है? आफ्टर द बॉन्डिंग फॉर्म अ बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिप्रेजेंट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी की बात है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वहां पर ठीक है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर एक एक शेयर हो रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग एक नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो यदि मैं आपको पूछूं कि क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हैं, तो 1 2 3 लोन पेयर ईच क्लोरीन है। यहां पर भी लोन पेयर कितने हैं? 3, जिसे हम लोग बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लोन पेयर। याद रखना, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसे पेयर बोलते हैं। कैसी? लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग, वर्ड ही बताता है नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड में यूज नहीं हुए। अब यहां पर बॉन्ड कितने फॉर्म हुए? 1। तो यहां पर बॉन्डिंग पेयर कितनी? 1। तो इसे बोलेंगे हम लोग बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसे हम बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे इसे हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। देन आफ्टर HCl, देखो HCl दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ये दोनों के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं। अब हाइड्रोजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1। क्लोरीन की आउटर शेल में कितने? 7। तो यहां पर हाइड्रोजन की आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो मैं यहां पर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से सेपरेट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्रॉस यूज कर रहा हूं। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, बट फर्क यह है कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अलग रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और हाइड्रोजन के पास 2, डबलेट कंप्लीट हो गई इसकी। तो यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट इज अ बॉन्ड जिसे बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो, बात समझ आई? ओके, तो यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड के मैंने टाइप बता दिए। अब ध्यान रखना,
कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो जगह पे दो अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकता है। एक, दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, लाइक डाइहाइड्रोजन डाइक्लोरीन, जिसमें दोनों हाइड्रोजन या दोनों क्लोरीन एटम सेम है। एंड जब दोनों एटम सेम होते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? सेम। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आएगा। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है? जीरो। तो एक चीज हो सकती है कि दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा हो जाए? जीरो हो जाए। और दूसरा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पर थोड़ा बहुत भी मिलेगा। तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेस डिफरेंट क्रिएट हो या लेस डिफरेंस मिले, ऐसे दो एटम के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो जगह पे फॉर्म हो सकता है, तो उसके बारे में यहां पर लिख रहा हूं, आपको याद रखना है और नोट डाउन भी करना है। पहला पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atoms whose electronegativity difference is zero or less, या फिर आप बोल सकते हो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में फॉर्म हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। यहां पर इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो सकती है या फिर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी स्मॉल हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब देखो इसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करवाऊं या बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके के हो सकते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा हो जाए? जीरो। एंड दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा आ जाए? वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आए या फिर जीरो डिफरेंस आए, ऐसा। अब जब जीरो डिफरेंस आता है तो दोनों एटम कैसे होने चाहिए? सेम। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो कब हो सकता है, मुझे बताओ। जीरो कब हो सकता है? जब दोनों एटम सेम हो। जब दोनों एटम सेम है तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होगा? जीरो। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। पूरा कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, बट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोले जाएंगे। समझ में आ रहा है? जबकि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा भी डिफरेंस मिल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर को हम लोग चैप्टर में आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग डायपोल मोमेंट को कवर करेंगे। डायपोल मोमेंट करके एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम लोग कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है उसके बारे में जानते हैं। अभी तो आपको याद रखना है, एग्जांपल देखें हम लोग तो दो सिमिलर एटम डाइहाइड्रोजन है, डाइक्लोरीन है, डाइफ्लोरीन है, डाइब्रोमीन है, तो ये सारे जिसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में है, देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, या फिर आप O2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो दो सिमिलर एटम के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा हो जाता है बेटा?
0 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल मिडल में होंगे, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों न्यूक्लियस का इक्वल अट्रैक्शन लगता है, तो ये बिल्कुल मिडल में इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल देखें हम लोग, जैसे कि HCl। अब HCl में आप सबको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा है। अब स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग नहीं गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, HF। बेटा मुझे बताओ, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी गुड, फ्लोरीन की ज्यादा, तो यहां पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ वो मूव करते हैं। तो यहां पर ये मूव कर जाएंगे, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर जब पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर। तो इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नो डाउट कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन मिडल में नहीं रहते हुए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अगेन ये कैसा हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। बेटा बात समझ आ रही है। इवन Cl एंड F ले लो, चलो, तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की, हाईएस्ट है फ्लोरीन की। पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ, क्लोरीन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो क्लोरीन यहां पर पार्शियल नेगेटिव था, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, डिपेंड करता है उसके साथ में कौन है। क्लोरीन के साथ में फ्लोरीन था तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया। ये सारे बॉन्ड में देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग है। अब ये लिख के नहीं देंगे आपको कि ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, आपको खुद सोचना है कि 2 डिफरेंट एटम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, नोट करके लिखना है। ये स्टेटमेंट आगे जाके समझ में आएगा चैप्टर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कंपाउंड containing polar bond is polar compound. Generally compound containing polar bond is polar compound. जनरली क्या होता है, जो कंपाउंड के अंदर पोलर बॉन्ड होते हैं उस कंपाउंड को पोलर कंपाउंड बोलते हैं, बट हर बार ये सही नहीं बैठता है, ध्यान रखना। बट it is not always true, बट ये हर बार सही नहीं होता है। इसके पीछे रीजन होता है, रीजन बिहाइंड दैट इज अ डाइपोल मोमेंट। क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट किसका नेम है तो वो चैप्टर में आगे जाके हम टर्म पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, अभी तो सिर्फ याद रखना है
मेजॉरिटी केस में जिसमें पोलर बॉन्ड होता है वो पूरा कंपाउंड पोलर हम बोल देते हैं, बाकी डायपोल मोमेंट चेक करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल में ये कंपाउंड पोलर है या फिर नॉन पोलर है। डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। जैसे कि एग्जांपल देखो CCl4। अब CCl4 में क्या है, कार्बन के पास 4 क्लोरीन है। अब कार्बन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है बेटा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के कंपेयर में, तो ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर 4 टाइम पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि 4 टाइम पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव 4 टाइम्स आएगा। तो वैसे देखा जाए तो पोलर बॉन्ड है, बट ये कंपाउंड पोलर नहीं है। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डायपोल मोमेंट के अंदर। अभी तो सिर्फ याद रखना है ये एग्जांपल कि दिस इज नॉट अ पोलर कंपाउंड। पोलर बॉन्ड है फिर भी ये पोलर कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा एक एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज BCl3। तीसरा एग्जांपल याद रखना है PCl5। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स who having the polar bond but compound is not polar due to dipole moment। उनकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है, और जिनकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है वो पोलर बॉन्ड होते हुए भी पोलर कंपाउंड हम नहीं बोलते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है सबको? चलिए आप लोग, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया हमारा, आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये उसका पूरा नेम है, हम लोग इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलते हैं। दूसरी चीज, इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो याद रखना, ये डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बात एक ही है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्ड नहीं लिख के डेटिव बॉन्ड वर्ड दिया था, तो डेटिव बॉन्ड का मतलब भी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कब फॉर्म होता है, मैं बोल रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 2 एटम है, दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे बोलते हैं बेटा, तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के बीच में अनइक्वल शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग तो होगी, बट एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो यहां पर अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ आई? वहां पर इक्वल शेयरिंग था, यहां पर अनइक्वल शेयरिंग है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, the bond formed between two atoms due to unequal sharing of electrons। The bond formed between 2 atoms due to unequal sharing of electron is known as a coordinate bond। तो coordinate bond के अंदर 2 एटम के बीच में अनइक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की एंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? चलो अब बात यहां पर ध्यान ये रखनी है आप लोगों को, मान के चलो आपके पास कोई A एटम है और यहां पर कोई B एटम है। अब ध्यान रखना, A एटम को हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्टर है। ये क्या है बेटा, एक्सेप्टर, मींस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, और B को हम लोग मान लेते हैं ये डोनर है, मींस ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला है। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके। अब डोनर कौन बन सकता है, तो जिसके पास, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल, आप डोनेशन कब दे सकते हो, कभी भी आपको डोनेशन करना है तो कब डोनेट कर सकते हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, राइट। एग्जैक्टली लाइक दैट, इसके पास बॉन्ड में यूज किए जाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बच गई, जिसे हम लोग लोन पेयर बोलते हैं,
या फिर बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वो है, तब ये डोनेट कर सकता है। तो डोनर कौन हो सकता है? तो डोनर होने के लिए सबसे पहला उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद दूसरा रूल समझना, ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए इसकी, और इसके पास लोन पेयर होनी चाहिए। मैं बात ये कर रहा हूं, मान के चलो ये बी है, इसने 3 बॉन्ड बना लिए किसी के साथ भी, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहां पर कितने? 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके सराउंडिंग? 6। ये बॉन्ड फॉर्म करने के बाद उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट है इस एटम की, देखो, एंड लोन पेयर भी है, मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन अभी इस एटम के पास है जो बॉन्ड में यूज नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड फॉर्म करने में ये इलेक्ट्रॉन अभी भी यूज नहीं हुए, इसे हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। ये क्या है बेटा? ये है बॉन्ड पेयर और ये है लोन पेयर। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रही है, और यहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? लोन पेयर। चलिए दूसरी चीज, हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं? एसिड या बेस? बताओ। वेरी गुड, उसे बोलते हैं लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो डोनर वो हो सकता है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके पास लोन पेयर हो, एंड वो लुईस बेस की तरह काम करे। एक्सेप्टर की बात करें तो एक्सेप्टर क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट कब कर सकता है? डोनेशन किसे दे सकते हो? जिसको डोनेशन की जरूरत हो। वैसे तो सबको जरूरत है आजकल तो, लेकिन फिर भी डोनेशन किसको दे सकते हैं? जिसको डोनेशन की जरूरत है। तो यहां पर एक्सेप्टर कैसा होना चाहिए? डोनेशन को एक्सेप्ट करे ऐसा होना चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो गेन करे ऐसा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए इसके पास कुछ तो होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। आप पाउलिस प्रिंसिपल पढ़े हुए हो। पाउलिस प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन जा सकते हैं, राइट? तो 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर ये एक्सेप्टर है इसके आउटर शेल के अंदर, मान के चलो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगी, तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। यदि वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हो जाता है लुईस एसिड। तो आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। डोनर कौन हो सकता है, एक्सेप्टर कौन हो सकता है। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ए को डोनेट करेगा तो ये उसे एक्सेप्ट करेगा और उसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझना है कि जो डोनर है उनकी तरफ से एक्सेप्टर की तरफ एरो रिप्रेजेंट करना है। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो जाना चाहिए, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो जाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन का भी थोड़ा समझ लेना। रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए, वैसे तो बता ही दिया मैंने। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक डोनर है, यहां पर एक्सेप्टर लिखते हैं पहले, ये एक्सेप्टर है और यहां पर डोनर है। डोनर कौन है, बी, एक्सेप्टर कौन है, ए। तो ये एरो इस तरफ आएगा। यदि डोनर इस तरफ लिखते, एक्सेप्टर इस तरफ लिखते, तो एरो इस डायरेक्शन में जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, बहुत जरूरी है वो स्टेटमेंट समझना। देखो, हर बार कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट हर स्ट्रक्चर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन है कि हर बार ये एरो से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वो आपको सेंस क्रिएट करनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है
कि आप फाइंड कर पाओ कि ये कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं, आपको खुद को वो सेंस क्रिएट करनी होगी, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे ले जानी होगी कि आपको पता चले कंपाउंड देख के कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, after formation of coordinate bond, after formation of coordinate bond is similar to covalent bond। समझ में आ रहा है? एक बार फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही सिमिलर है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना बेटा, इज सिमिलर टू कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? एंड दूसरा एक पॉइंट लिखूं मैं यहां पर, एंड कांट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से इसे अलग डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, सिमिलर ही दिखते हैं दोनों। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, समझना। ए एंड बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ तो बी टू ए की तरफ क्या हो रहा है, एरो, एंड बी टू ए की तरफ एरो जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर एक तो तरीका है बी टू ए, एक तो ए तरीका है बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन आप लोग देखो तो बी क्या है, बी डोनर है, एंड जब डोनर है तो डोनेट क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना मींस नेगेटिव चार्ज को डोनेट करना, तो बी के ऊपर से नेगेटिव चार्ज जा रहा है। समझना बेटा, जब नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर से हटता है तो उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव बनेगा और ए के ऊपर नेगेटिव बनेगा। जब भी बी के ऊपर पॉजिटिव, ए के ऊपर नेगेटिव साइन हो, ये ए क्यों नेगेटिव बना, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया है। जब पेयर को गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर नेगेटिव बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ये पॉजिटिव बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो कभी कभी ये सिर्फ सिंगल एरो से सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड बी के ऊपर मींस डोनर के ऊपर प्लस चार्ज एंड एक्सेप्टर के ऊपर माइनस चार्ज आता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है सबको? तो ऐसे भी हम लोग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कैसा मिसकंसेप्शन, जरा समझना। मान के चलो बी से ए हम लोग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो बच्चे समझते क्या है कि बी के इलेक्ट्रॉन ए को मिल गए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ए के पास आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअल में कहानी क्या है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड के अंदर ही है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर ही है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर बी का न्यूक्लियस जो है उसका भी अट्रैक्शन होगा, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर ए का जो न्यूक्लियस होगा उसका अट्रैक्शन भी होगा। कहने का मतलब ये 100% डोनेट नहीं करता है, 100% एक्सेप्ट नहीं करता है, ये दोनों की शेयरिंग है एक्चुअली। लेकिन हुआ क्या, दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ने दिए हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते थे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे, म्यूचुअल शेयरिंग। ये अनइक्वल शेयरिंग है, बट शेयरिंग करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर बी के न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन है यानी ए के न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन है। दैट मींस डोनेट करने के बाद बी बोल सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और ए भी बोल सकता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो दोनों के इलेक्ट्रॉन है ऐसा समझना। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में कुछ बच्चों का होता है कि ये बी डोनेट कर लेता है तो बी ने दो इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, ए ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। अब एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारे मींस बहुत सारे, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन करके एक टर्म पढ़ेंगे, क्या टर्म? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करके एक टर्म मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे। अभी के लिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NH4+।
NH4 प्लस को हम लोग लिखते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? अमोनियम आयन बोलते हैं। अब अमोनियम आयन का मतलब क्या है? तो एक्चुअल में इसमें एक H प्लस होता है और एक अमोनिया होता है। अब अमोनिया नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर चुका है। नाइट्रोजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? टोटल तो 7 नंबर का एलिमेंट, बट आउटर शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन में से यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी आए होंगे और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हो चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे नाइट्रोजन के। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है एज अ लोन पेयर। तो देखो डोनर कैसा होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। तो 2 बॉन्डेड, 2 बॉन्डेड, 2 बॉन्डेड, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, लोन पेयर भी है इसके पास। समझ में आ रहा है? अब H प्लस को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, आपको पता होगा। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बेटा? हाइड्रोजन है नॉर्मल H, तो H में तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो इसमें होता नहीं। अब मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं हटा दूं, ये रिलीज हो गया तो ये प्लस बन गया। अब प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन तो हट गया, तो बचा क्या? प्रोटॉन। तो H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया, 0 हो गया। तो ये कैसी ऑर्बिटल? वैकेंट, एम्प्टी, वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। अब यहां पर ये डोनेट कर रहा है और ये गेन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा लुईस बेस और ये हो गया लुईस एसिड। वैसे तो ये एक टाइप का रिएक्शन ही है, एसिड बेस रिएक्शन। बोलो एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये और कुछ नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं उसे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को दूसरा एक नेम बोल सकते हैं हम लोग, लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो जल्दी से ये पॉइंट को आपको समझना है, नोट भी करना है। चलो एक और एग्जांपल में बता देता हूं आपको। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, दैट इज H3O प्लस। H3O प्लस को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एक H प्लस होगा और H2O होगा। अब देखो H2O ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन से नंबर का एलिमेंट? 8। आउटर शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 हाइड्रोजन के साथ उसको बॉन्ड फॉर्म करना है। तो 2 हाइड्रोजन लिख लो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया, बॉन्डिंग हो गई शेयरिंग से, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। अब ऑक्सीजन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6 में से यहां पर कितने उसने यूज करे? 2, रह गए कितने? 4। तो यहां पर ये एक लोन पेयर और ये एक दूसरी लोन पेयर आएगी। तो देखो ऑक्सीजन के सराउंडिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 बॉन्ड में टोटल 4 और 4 8। ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर है। अब देखो ऐसा मत सोचो कि एक ही लोन पेयर होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो इट्स वेलकम। समझ में आ रहा है? नहीं है तो एक लोन पेयर मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और यहां पर मैं H प्लस ले लूं। अगेन H प्लस कैसा है? तो कहानी पूरी पता है आपको, वैकेंट ऑर्बिटल रखता है ये। तो यहां से लोन पेयर ये H प्लस को मिलेगा। तो यहां पर 2 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हाइड्रोनियम आयन के अंदर। चलो एक तीसरा एग्जांपल बता देता हूं। मान के चलो अमोनिया ले ले, तो NH3 आप सबको पता है। अब NH3 में एक लोन पेयर होती है और यदि मैं यहां पर BF3 ले लूं तो बोरॉन के आसपास 3 फ्लोरीन है। बोरॉन के आसपास 3 फ्लोरीन मैंने लिख लिए। अब बोरॉन कौन से नंबर का एलिमेंट है बेटा? 5th नंबर का। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर
1 2 3 एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। तो बोरॉन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6। बोरॉन चाहेगा कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन गेन करेगा। तो आपसे पूछा जाए कि इस अमोनिया BF3 के अंदर लुईस बेस कौन है, तो जो डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस है। लुईस एसिड कौन है? जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड है, BF3। आपसे पूछा जाए कि टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने, तो 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 बॉन्ड है वो तो कोवैलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने? 1। कोवैलेंट बॉन्ड पूछे तो 6। तो कोवैलेंट बॉन्ड 6, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, डेटिव बॉन्ड भी इसे बोला जाता है। ओके, बहुत यूजफुल है ये इंफॉर्मेशन। आपकी बुक में सिर्फ एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं दिया गया वहां पर, तो आपको अच्छे से इसे नोट करना है और याद भी करना है। एक मेटालिक बॉन्ड आता है, मेटालिक बॉन्ड जो 4th कैटेगरी है हमारी, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। मेटल के एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन C मॉडल पढ़ेंगे उसके अंदर उसे कवर करेंगे। तो अभी के लिए ये जो जरूरी है वो बॉन्ड मैंने पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली मत लेना, पहले से बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर 11th एंड 12th के बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप अच्छे से आगे समझ पाओगे बाकी के चैप्टर्स को। जिन लोगों का गोल है कि वो नीट और जेई को क्रैक करें, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मैं दावा कर सकता हूँ मिनिमम 4 सवाल, 4 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में इस चैप्टर में से मिलने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।